लाल जी ये इस कार्यक्रम को प्रतिदिन चलाते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि भी लगभग 1.5 साल हो गया लगातार विदाउट एनी ब्रेक ये प्रोग्राम रेगुलर चलता है। और इसके जो कर्णधार है वो हमारे मुनीलाल जी हैं, मध्य प्रदेश से ये काम चलाते हैं। और ये अलग अलग स्टेटों से लोग सुबह योगा आहार में योग की भी बात करते हैं, और आहार मीन्स में जो भी हमें समस्याएं खेती बाड़ी में आ रही हैं उसके बारे में भी बातचीत करें। तो मैं अब बात को आगे बढ़ाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सिद्धू साहब से कि अब मैं मंच उनको सौंप रहा हूँ। डॉक्टर सिद्धू प्लीज धान के ऊपर आपसे बातचीत करें। नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों के साथ जुड़ के। सर ने वैसे ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि हमने जो भी सीखा है डॉक्टर मेहता से, मतलब हम मेरे फादर भी इनके पास पढ़े थे, तो काफ़ी कुछ हमने इनसे सीखा है। इनकी जनरेशन ने जो काम किया उतना काम तो आज की जनरेशन कर भी नहीं पा रही, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे शब्द कहे इन्होंने। मैं पहले थोड़ी बहुत आपको जो पीएयू में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जैविक खेती के ऊपर काम चल रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा। 2004 से पीएयू में जैविक खेती के ऊपर काम शुरू हुआ था। जब नेशनल लेवल पे काम शुरू हुआ, पीएयू ने भी 2004 में काम शुरू किया, लेकिन इसमें जो मुख्य इम्पोर्टेंस आई वो आई 2017 में। 2017 में पीएयू ने एक अलग डिपार्टमेंट जैविक खेती का, जिसको हम स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती स्कूल बोलते हैं, वो 2017 में बनाया गया। और उसमें अलग अलग विषयों के तकरीबन 13 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जिसमें अग्रोनॉमी फसल विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, सब्जियों के वैज्ञानिक हैं, जो हॉर्टिकल्चर है, फलों के वैज्ञानिक हैं, माइक्रोबायोलॉजी के हैं। तो हम एज ए टीम पूरी जैविक खेती के ऊपर, जैविक खेती को सिर्फ एक लाइन की तरफ ना जाके उसको अलग अलग विषयों में कंबाइन करके, एंटोमोलॉजिस्ट भी है, हम कीड़े मकोड़ों पे भी काम करते हैं, कैसे जैविक तरीके से उनको दूर किया जा सकता है। सब्जियों के ऊपर काम कम हो रहा था, वो अब बढ़ाया है सब्जियों के ऊपर काम। तो पूरी टीम बना के पिछले 4-5 सालों में हमने काफ़ी कुछ अच्छी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो फार्मर्स को हम अपना पैकेज देते हैं, काफ़ी फसलों के ऊपर दिया है। और हम पतंजलि के साथ भी राइस फीड सिस्टम के ऊपर पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं। उसके भी जो प्रोडक्ट हैं उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एक जो फ़र्क ये है, जो जैविक खेती है, सभी को पता है जैविक खेती क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड से पहले, 1960 से पहले सब कुछ जैविक ही था बाय डिफ़ॉल्ट। हम जैविक खेती करते थे, जैविक खादें यूज़ करते थे। चलो ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ हुआ, लेकिन अब इट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती ने अपने आप को रीइन्वेंट किया है पिछले 10-12 साल से। बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की हो रही है, डिमांड बहुत है, क्योंकि जैविक खेती के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा भी, ये सारी मार्केट और डिमांड रिलेटेड चीज़ है। अगर डिमांड होगी जैविक फूड की, जैविक पदार्थों की, तो उसके नीचे एरिया भी बढ़ेगा। और हमारा काम ये है भी, जो एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ जो गोबर की खाद है या केंचुआ खाद है, ये 3-4 चीज़ें थी जो फार्मर यूज़ करते थे, और फार्मर्स के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पीएयू ने पिछले 3-4 साल में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं। हमने हमने जो गुड़ाई का काम है उसको भी मैकेनाइज़ किया है, क्योंकि जो किसान भाई बोलते थे भी, जब हम खरपतवार हो जाता है खेत में तो बड़ी मुश्किल आती है, लेबर नहीं मिलती, क्योंकि केमिकल तो यूज़ करना नहीं है। उसके लिए भी हमने एक मशीन मैकेनाइज्ड किया है इसको, जिसमें फार्मर गेहूं के लिए किया है, वो बड़े इजीली खरपतवार को निकाल सकते हैं अपने खेतों में से। देन हमने कुछ काम किया। क्या होता था, जब किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो वो गोबर की खाद जो होती है उसको डाल देते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। कई बार क्या होता है, फसलें जब आती हैं 50 दिन की स्टेज पे, 60 दिन की स्टेज पे, तब जाके जो जैविक ज़िम्मेदार हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी। वो बोलते थे फसल थोड़ी कमज़ोर है, क्या करें? तो हमने काफ़ी स्प्रेज़ हैं, जो जैविक स्प्रेज़ हैं, वो डेवलप किए हैं। कुछ अर्क बोलते हैं, जैसे हमने जैविक अर्क तैयार किए हैं, कुछ खुद तैयार किए हैं, कुछ कंपनियों के साथ मिलके तैयार। तो हमने हर तरफ से कोशिश की है भी, जो जैविक फसलें हैं, वो जो आम फसलें हैं, उनके बराबर झाड़ दें, उनके बराबर उनकी प्रोडक्टिविटी आए, ताकि जो किसान भाई कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका झाड़ कम ना हो। ठीक है? और अब जैसे धान का सीज़न आ रहा है, धान के सीज़न धान एक मुख्य फसल है,
जो गर्मियों के सीजन की, हम खरीफ सीजन की बात करते हैं, तो अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 75% से ज़्यादा एरिया पे धान की फसल बोई जाती है। और इसको अगर हमने जैविक तरीके से उगाना है तो सबसे पहले जो मैं कहते हैं, हमें किस्म जो वैरायटी होती है उसका चुनाव अच्छे ढंग से करना चाहिए। जो आजकल नई किस्में हैं, सुधरी हुई किस्में हैं, जिनकी जो कम समय में कम पानी में पकती हैं, उन वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। उनमें से PR 126 वैरायटी है हमारी, बहुत अच्छी किस्म है। पिछले 2-3 साल से इसका जो झाड़ है फार्मर्स के पास बहुत ही उम्दा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आ रहा है झाड़। तो 126 वैरायटी को मैं रिकमेंड करूंगा अभी आप उस वैरायटी का मतलब करें। देन जो टाइम होता है वो बड़ा क्रूशल होता है। आमतौर पर किसान भी क्या करते हैं, किसान भाई समय पर नहीं बीते, ना तो पनीरी समय पर लगाते हैं ना फसल समय पर लगाते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है भी उससे सारा कुछ उससे रिलेटेड होता है, कहते हैं नहीं 10 दिन पहले लगा देंगे। फार्मर्स की क्या कोशिश होती है, थोड़ा पहले लगाने की। ये मेरी विनती है भी, जो भी रिकमेंडेड टाइम है, जो भी सिफारिश किया हुआ टाइम है, उस टाइम पे ही आपने पनीरी लगानी है। और उसको जब 25 से 30 दिन की हमारी पनीरी हो जाती है तब उसको खेत में लगाना है। ठीक है, टाइम शेड्यूल फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और एक अपने खेतों में जैसे अब टाइम हो चुका है, हरी खाद जरूर बीजा कीजिए। सभी किसान भाइयों को बोलता हूँ, जो जिसको हम इंग्लिश में ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं, हरी खाद, वो एक मुफ्त में अपनी मिट्टी को, अपने खेत को तंदुरुस्त करने का तरीका है। हरी खाद के तौर पे हम वो जो सन होता है उसकी सिफारिश करते हैं, या लोबिया होता है काउपी, वो बीज सकते हैं, या जिसको हम जंतर बोलते हैं, धैंचा बोलते हैं पंजाबी में। ये 3-4 फसलें जिनको एज ए ग्रीन मैन्योर, एज ए हरी खाद आप लोग बीज सकते हैं। और जब आप गेहूं काट लेते हैं या और भी कोई सर्दियों वाली फसल, उसके बाद अपने खेतों में जो हरी खाद को जरूर दीजिए। और हरी खाद करना कुछ नहीं है, खेत को कल्टीवेट करके आपने हरी खाद का छट्टा दे देना है। 20 किलो सण का और जंतर का 20 किलो, 1 एकड़ का 20 किलो सीड पड़ता है। आपने वो सीड डाल के 40-45 दिन की जब क्रॉप हो जाती है, जब खड़ी हो जाती है, तब उसको रोटावेटर के साथ, जहाँ तवियों के साथ जो डिस्क हैर होती है, उसको खेत में मिला दीजिए अच्छी तरह। उसके 1-2 दिन के अंदर अंदर आप जो धान है उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। इससे होता क्या है किसान भाइयों, जब आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हो, हरी खाद करते हो, तो जो गेहूं उसके बाद धान लगना है, उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट 25% कम हो जाती है। यानी वैसे तो हम ऑर्गेनिक में डील करते हैं, तो हम अपनी फसल को पहले ही काफी न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। हम बाकी लोगों से पहले ही आगे निकल जाते हैं। ठीक है, उससे तो अगर हम जैसे बोलते हैं भी धान को 50 किलो नाइट्रोजन इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें से आप ये मानो भी 25% नियर अबाउट 15 किलो या 10 किलो, 10-12 किलो, वो तो आपने हरी खाद से दे दिया। ठीक है, और जमीन की जो सेहत अच्छी हुई वो अलग बात है। एक तो धान की क्रॉप को तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप हर साल हरी खाद बोते हो, हर साल हरी खाद बोते हो, तो आप 2-3 साल के बाद देखोगे आपकी जो मिट्टी है, आपकी जमीन है, वो ताकतवर हो गई है, उसका रंग चेंज हो रहा है। उसकी जब आप टेस्ट करवाओगे, सॉइल लैब से अपनी मिट्टी का सैंपल करवाओगे, तो उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मादा बोलते हैं, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं इंग्लिश में, जैविक मादा हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं, जैविक मादा वो बढ़ जाता है। और जो जैविक मादा है वो मिट्टी की सेहत को इंडिकेट करता है। जितना किसी मिट्टी में जैविक मादा, ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होगा, उतनी वो मिट्टी तंदुरुस्त होगी और उतना ही अच्छा उसमें हम जैविक खेती कर सकते हैं। ठीक है, जैविक खेती करने के लिए जो हमारी मिट्टी है, जब हम बात जैविक खेती शुरू करने की करते हैं, तो आमतौर पे ये कहा जाता है भी इट शुड हैव हाई सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। इसमें जैविक मात्रा ज्यादा होना चाहिए। उसकी कैटेगरीज होती हैं, लो कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, हाई और मीडियम कैटेगरी होनी चाहिए। उतना अच्छा उसको हम उतनी अच्छी जैविक खेती स्टार्ट कर सकते हैं। और जो गर्मियों का सीजन है, जो खरीफ का सीजन है, वो जैविक खेती शुरू करने के लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। जो हमारी जो मिट्टी है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, उनकी जो ग्रोथ और एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, और ग्रीन मैन्योरिंग है, ये भी हम गर्मियों में कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करूंगा अभी, जब आपने ग्रीन मैन्योरिंग कर ली, उसके बाद जब हमने धान की पनीरी लगानी है, उससे पहले 5 टन कूड़ी की खाद, 5 टन मीन्स 50 क्विंटल। अगर हम ट्रालियों की बात करें, जिम्मेदार भाइयों को पता लगता है, तो 5-6
ट्रॉलीज, जो मीडियम साइज की ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है, 5-6 ट्रॉलीज अच्छी गली सड़ी खाद वो डाल ली है। और मैंने बोला अच्छी गली सड़ी खाद क्या करते हैं भाई हमारे किसान भाई, वो जो गोबर की खाद है उसको ओपन में बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक जगह ढेर लगा देते हैं, तो वो काम नहीं करना। अगर हमने अच्छी गोबर की खाद बनानी है तो एक पिट, एक टोआ, मतलब उसको टोए में उसको बनाना है। टोए में आपने वो डालते जाना है गोबर। जब वो टोआ भर जाता है, टोआ किसी भी साइज का हो सकता है, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं। आप अपनी सुविधा के मुताबिक 20 मीटर लंबा, 5-6 मीटर चौड़ा, 4-5 मीटर डूंगा, आपकी सुविधा के अनुसार वो गड्ढा आप बना सकते हैं। उसमें आपने करना क्या है, अभी सारा गोबर डालते जाना है, डालते जाना, डालते जाना। जब वो भर गया तो उसको सील कर देना है, वो गोबर की मिट्टी के साथ, जो मिट्टी का हम लेप करते हैं ना, तो उसको जब सील करना है, कोशिश ये करनी भी थोड़ा जमीन से आधा फुट ऊपर करके करना है, नहीं तो पानी बीच में जाता है। तो वो उसको बंद रखना है। 1.5-2 महीने में, 2 महीने में बड़ी अच्छी गोबर की खाद तैयार हो जाती है, उसको यूज करना है। जो हम ओपन में बनाते हैं किसान भाई, उसमें क्या होता है, एक तो धूप पड़ती है, कुछ हमारे तत्व हैं वो इतनी तेज धूप पड़ती है, उसके साथ वो कम हो जाते हैं, उड़ जाते हैं कुछ तत्व। और जब बारिश पड़ती है, कुछ तत्व क्या होते हैं, वो पानी में घुल के चले जाते हैं। तो हमारी जो गोबर की खाद है उसकी क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। इस करके ये बड़ा जरूरी है भी गोबर की खाद को अच्छे तरीके से किसान भाई बनाएं। और एक और आजकल जो जो मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, गांव में भी पशु रखने का जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है। पहले होते थे, जब हम छोटे छोटे होते थे, गांव में सभी के घर में हम देखते थे भी गाय होती थी, भैंसी होती थी, तो गोबर। आजकल गांव में भी मैं देख रहा हूँ भी लोग वो कैनी लेके दूध लेने जाते हैं, जबकि गांव में ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर हमने जैविक खेती को आगे लेके जाना है, जैविक खेती में आगे बढ़ना है, तो हमारे लिए हमारी जो हमारा पशुधन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, गोबर की खाद होगी, चाहे हमने केंचुआ खाद जो वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं वो बनानी है, चाहे और हमने कुछ काऊ यूरिन की हम बात करते हैं, वो भी हम फसलों के ऊपर छिड़का करते हैं। हमने कुछ ट्रायल लगाए हैं, अभी तक हम किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचे, लेकिन हम इस तरफ चले हुए हैं। आजकल जो खासकर कोरोना काल के बाद जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, मेरे को दिन के नियर अबाउट 10 से 15 फोन रोज आते हैं, कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, फार्मर भी मिलने आते हैं। आजकल सभी तरफ जैविक खेती की चर्चा है, जैविक सब्जियों की चर्चा है, इसका एरिया काफी बढ़ रहा है। और सभी चाहते हैं कि हम जो भोजन खाएं उसमें कोई भी तत्व या कोई भी वो जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उनके अंश ना हो। ठीक है, तो हाँ, एक बात मैं साथ ही साथ और कहूंगा भी, ये एक रात में नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन बाय नाइट भी हम जैव करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे पतंजलि भी इस ऑर्गेनिक के सेक्टर में आ चुका है, हम इनके प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि जब इतनी बड़ी कंपनियां या इतना बड़ा जो संस्थान है वो भी जैविक खेती को सपोर्ट करते हैं। तो हम अभी हमारे पास कल परसों भी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आया जैविक खेती के ऊपर। तो हम हमारी यही कोशिश होती है भी कैसे जो हमारे किसान भाई हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, उनको हम अच्छी से अच्छी कोई टेक्नोलॉजी दें, उनका खर्चा कम करें, उनकी जो प्रोड्यूस है उनको बेचने में भी हम मदद करते हैं। हमारी कोशिश होती है भी कोई फार्मर आ जाता है, मेरे पास जैविक कणक है, गेहूं पड़ी है, नहीं सेल हो रही, तो हम उसको भी कोशिश करते हैं उसकी जितनी मदद हो सकती है हमारे। और एक हमने पीएयू में बनाया हुआ है ऑर्गेनिक फार्मर्स क्लब रजिस्टर्ड, जैविक जिमीदारों का एक क्लब है, जिसमें नियर अबाउट इस वक्त ऑथोराइज्ड मेंबर उसके 500 के ऊपर हैं। अदरवाइज ग्रुप में हमारे पास 1000 से ऊपर फार्मर है। उसमें हम हर 2-3 महीने बाद एक विचार चर्चा करते हैं, एक सेमिनार करते हैं पीएयू में, जहाँ पे वो सारे फार्मर आते हैं। और लेक्चर कम होते हैं, चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि जैविक खेती एक ऐसा विषय है जो बहुत नॉलेज सेंसिटिव है। नॉलेज सेंसिटिव से मेरा भाव है, आप इसमें इतनी चीजें हैं भी मैं एक दिन में या एक लेक्चर में वो सारी नहीं बताई जा सकती, लेकिन जब जिम्मेदार किसान भाई से मिलता है, बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो वो बड़ी जल्द फार्मर किसान की बात बहुत अच्छी तरह सुनता है, उसको फॉलो करता है। तो वो आपस में विचार चर्चा करते हैं, कुछ नई चीजें सामने आती हैं, कुछ जैसे देसी बीजों पे काम शुरू किया जो पुराने बीज थे, क्योंकि जैविक खेती में हम हाइब्रिड नहीं यूज करने, हमने जीएमओ सीड्स नहीं यूज करने, हमने जो
देसी पुराने सीड हैं, वैरायटीज जिनको बोलते हैं, वो यूज करनी है। जैसे हमने अब मक्का की 1-2 वैरायटीज डेवलप की हैं। जो मक्की होती है वो हम जो हिमाचल का पहाड़ियों का इलाका है, पंजाब का, वहां से लेके आए हैं सीड। उसको पिछले साल लगाया था। उसका जो आटा बनता है मक्की, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो वो क्वालिटी इतनी अच्छी है तो वो काफी फार्मर्स ने पसंद किया। इस साल उसके सीड की डिमांड बहुत है। तो ऐसी, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बासमती में भी हमारे पास बड़ी अच्छी वैरायटी है, धान में भी काफी अच्छी वैरायटी है। तो करना क्या है भी, वैरायटी की सिलेक्शन है जो, वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा भी, अब सारी यूनिवर्सिटियों में पीएयू ने भी वैरायटी, मतलब ऐसी क्वालिटी वाली वैरायटियों पे काम शुरू किया। पहले क्या होता था, मैं आपको लोगों को बताता हूँ भी, जो भी किस्में हम डेवलप करते थे, झाड़ ज्यादा हो, एक ही टारगेट होता था किसान भाई भी, नहीं जो ज्यादा निकलती है, जिसका झाड़ ज्यादा आता है, हम वो किस्म लेंगे। लेकिन आजकल क्वालिटी का टाइम आ गया। जैविक खेती क्वालिटी की खेती है। इसमें हमने गेहूं की वैरायटीज निकाली हैं 3-4, जो लो जीआई वैरायटीज हैं, मतलब जो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाती, वो वैरायटीज हमने कुछ 1-2 साल में आ जाएंगी किसान भाइयों के पास। एक वैरायटी निकाली है चपाती के लिए, उसकी चपाती की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो ऑलरेडी इस तरफ काम शुरू हो चुका है, जैविक खेती की तरफ काम शुरू हो चुका है। ठीक है। और जैविक खेती में एक और बड़ी जरूरी चीज होती है, सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स, प्रमाणीकरण। पंजाबी में हम प्रमाणीकरण बोलते हैं, उनका हिंदी में भी प्रमाणीकरण बोलेंगे, सर्टिफिकेशन। अगर आपने जैविक खेती शुरू करनी है, 2 तरह की जैविक खेती होती है किसान भाइयों। कुछ फार्मर ऐसे होते हैं हमारे पंजाब में जो सर्टिफिकेट नहीं लेते, वो सर्टिफिकेशन में नहीं जाते, क्योंकि उनका जो जैविक मंडी है, जो जैविक उत्पाद है, बिक जाते हैं, घर पे बिक जाते हैं। वो कहते हैं हमने सर्टिफिकेशन क्यों लेनी। लेकिन अगर आपने अपने उत्पादों को नेशनल लेवल पे लेके जाना है, इंटरनेशनल, आपने एक्सपोर्ट करना, आपने बड़ी मंडियों में जाना है, अपने बासमती को लेके, अपनी दालों को लेके, फिर आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। और सर्टिफिकेशन में भी अब जो हमारी मतलब सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने काफी प्रावधान दे रखा है, कुछ पॉलिसीज हैं। और इवन हमारी पतंजलि भी वो सर्टिफिकेशन में जुड़ी हुई है। ये भी अपनी जो स्कीमें हैं उनके तहत सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं, ग्रुप सर्टिफिकेशन हम फार्मर्स को भी बोलते हैं। तो जिन फार्मर्स ने अपना प्रोडक्ट लेके जाना है मार्केट में, और जब जैविक खेती करनी है, तो वो सर्टिफिकेशन जरूर करवाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर मेहता से बात कर सकते हैं, इनका स्टाफ है। जब मेरे से मैं अपना फोन नंबर शेयर कर लूंगा, जो किसान जैविक खेती करते हैं, क्योंकि मेरे को यूपी से, हरियाणा से भी फोन आते हैं। वहां भी मैं 1-2 बार गोष्ठियों में गया हूँ, तो वहां से भी किसान भाइयों के फोन आते हैं, हम क्या करें, कैसे करें। तो उनको मैं बताता रहता हूँ। आप में से किसी ने भी जैविक खेती के बारे में, क्योंकि सारी बातें मैं इतने छोटे लेक्चर में नहीं, कभी भी आपका मन करे, कोई जानकारी चाहिए, कोई सीड लेना है, कल ही यूपी से कोई भाई आए थे, वो सीड लेके गए यहाँ से। तो इस करके आप मेरे को जब मर्जी फोन करके जैविक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब मैं चाहूंगा, क्यू में कुछ हैंड रेज हुए थे, अब इंटरेक्शन करना चाहेंगे आप लोगों के, कुछ सवाल होंगे, मैं उनका जवाब देना जरूर पसंद करूंगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ पूछना चाहिए कुछ, तो मैं जवाब दूंगा। हाँ जी। रमेश चंद जी बताइए, आप क्या प्रश्न है आपका? रमेश चंद मेहरा जी ने हाँ जी, हाथ रेज किया था, हाथ उठाया है। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, ओपन। हाँ जी। सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, योग भी आज बहुत बढ़िया हुआ। सर, मेरा निवेदन यह है कि आपने कहा 5 ट्राली बढ़िया गोबर की खाद चाहिए, हाँ जी, और हाँ जी। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पशुधन जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एवरेज में तो बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं जीवामृत, घनामृत, इसका हाँ जी, उपयोग करें, तो हाँ जी। इस पर आपने कुछ काम किया हो, या जीवामृत हम कितने बार डाल सकते हैं, ये थोड़ी सी जानकारी दें, तो कम गोबर में हम ज्यादा उसका उपयोग कर सकें। जी ओम। हाँ जी, बिल्कुल रमेश जी। ऐसा है, जो आप जीवामृत, घन जीवामृत की बात कर रहे हो, वो उसको हम नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, कुदरती खेती। और जो मैंने आज चर्चा की वो की जैविक खेती। इनमें फर्क है दोनों में।
और जो आप जीवामृत बीजामृत, मैं बता देता हूँ आपको, जो बीज घन जीवामृत होता है, घंज, वो ड्राई होता है, वो आप 1 एकड़ में 1 क्विंटल डालना है आपने। 1 एकड़ में 1 क्विंटल घन जीवामृत। और जो जीवामृत है वो आप 1 महीने में 2 बार, क्योंकि उसमें कोई डोज नहीं है। जैसे हम गेहूं को बोलते हैं हर पानी के साथ, अगर आप धान की बात करोगे, क्योंकि धान को पानी बहुत लगते हैं, इतना डाल नहीं सकते आप, महीने में 1 बार या 2 बार जीवामृत को पानी लगाते हैं धान को, तो पानी के साथ लगा सकते हैं। हमने इस पे काम किया रमेश जी, हम काम कर रहे हैं 2018-19 में हमने नेचुरल फार्मिंग काम शुरू किया, लेकिन अभी जी तक पीएयू इसमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। हम इस, क्योंकि हमारे क्या होता है, हम खोज करते हैं, उस खोज को हम फार्मर को तभी बताते हैं जब हम खुद उस किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो उसके जी बारे में अभी मैं एज ए पॉलिसी मैटर बोल नहीं सकता, हमारे पास इतने कंसिस्टेंट रिजल्ट अभी नहीं आए। ठीक है, जब आ जाएंगे वैसे मैं बता दूंगा जो आपको नेचुरल, पर अभी तक हमारे पास उसके नतीजे नहीं आए। हमने अब कुछ पल्सेस पे, दालों वाली फसलों पे, जहाँ मिलेट्स पे काम शुरू किया है। हमें उम्मीद है 1-2 साल में आने वाले में हम नेचुरल फार्मिंग में कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ना कोई रिकमेंडेशन, सिफारिश बना लेंगी। लेकिन अभी तक पीएयू इस मामले में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारा काम चल रहा है। लेकिन वैसे इन चीजों का कोई नुकसान नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इतना गोबर नहीं है। ये तो हम अक्सर बात करते हैं भी, अगर हमने जैविक खेती को बढ़ावा देना, गोबर चाहिए, और गोबर अपने पास इतना कम है भी, हम जो भारत का 0.01% एरिया है, उसके लिए भी हमारे पास गोबर नहीं है, अगर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करनी है। जी सर, जी तो सर। इसमें ये बात बहुत जरूरी है रमेश जी, हमको ऐसी चीजें चाहिए। मेरी जी डॉक्टर मेहता से भी बात हो रही थी, वी नीड, इनको हम बोलते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। हमें ऐसा कोई चीजें चाहिए जो कम पड़े, जिनकी जी क्वांटिटी कम लगे और झाड़ ज्यादा दे, और हम उन पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अब जरूरत तो है, एरिया बढ़ रहा है, डेफिनेटली हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप घन जीवामृत, बीजामृत, जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं। जी सर, जी ओम ओम सर, धन्यवाद सर जी। थैंक ओम। यू। हाँ, डॉक्टर दुबे आपका प्रश्न है, डॉक्टर किशोर दुबे प्लीज। धन्यवाद सर। थैंक यू। आज की जानकारी बहुत अच्छी रही। मुख्य अतिथि जी से मेरा सवाल है सर कि आपने जो बोला कि खरपतवार नियंत्रण, हाँ जी, क्योंकि ये किसानों की अहम सवाल है, और आपने जब बोला कि भाई गेहूं में भी खरपतवार निकालने की मशीन जो आपने बनाई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में सोयाबीन या जो क्लोज रोज वाले क्रॉप्स होते हैं, तो हाँ जी। उनमें भी ये सुविधाजनक होगा। तो मशीन कितने की है, उसकी मतलब ऑपरेशन करने के लिए क्या तरीका है, और हाँ, मतलब हैंडी है, पावर जनरेटेड जो भी है, और वह कहाँ उपलब्ध हो सकती है, इसके बारे में कृपया जानकारी। हाँ जी। डॉक्टर किशोर, बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आमतौर पे ना जैविक खेती में खरपतवार को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। सभी का जोर होता है न्यूट्रिशन देने पे, गोबर की खाद देने में, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। खरपतवार एक ऐसा इशू है, जब हमने पंजाब में सर्वे किया, हम सर्वे करते हैं, तो जब किसान भाइयों से बात की, तो सबसे बड़ा इशू खरपतवार का है, गोडी का है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक तो पैसे लगते हैं, जब हम काफी महंगी होती है पंजाब में, लेबर कॉस्टली है। तो दूसरा, कई बार टाइम पे लेबर नहीं मिलती। सो मैनी इशू। हमने क्या किया डॉक्टर किशोर, वो मशीन अभी अंडर ट्रायल में है। मैं उसमें हमने ना गेहूं को बेड पे बोना पड़ता है। जो गेहूं की फसल है उसको बेड पे लगाने हैं। आपकी मर्जी है, आप छोटे बेड बनाओ, बड़े ब्रॉड बेड भी बना सकते हो, शैलो बेड भी बना सकते हो। उसमें हमने जो बेड प्लांटर था, जो पंजाब में आज से 10-15 साल बेड पे बुझाई कण की शुरू हुई थी, हमने उसको मॉडिफाई किया थोड़ा सा। उसमें हमने वो टाइम्स लगा दी। ठीक है, आई विल शेयर माई नंबर, तो आप मेरे से बात करें, आपको वीडियो भेजूंगा उस मशीन के, क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो नहीं दिखा सकता। वो मशीन ऐसे, अभी हमने उसका पेटेंट अप्लाई हम कर रहे हैं। उसमें हमने पहले तो वो बनाया हमने पुराने बेड प्लांटर के ऊपर, अब हमने पूरी मशीन मतलब प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, उसको चला के देख रहे हैं। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर किशोर भी, वो जब चलती है तो एक तो जो बेडों के बीच में, तो वो जो उसके फरोज हैं वो गोडी कर देते हैं, और बेड के ऊपर हमने टाइम्स लगा दी हैं। और जितनी मर्जी सॉलिड, अब गेहूं से, सोयाबीन तो गेहूं से ज्यादा उसकी रो स्पेसिंग ज्यादा होती है, उसमें तो वो उससे भी अच्छा काम करेगी।
गेहूं की तो रो स्पेसिंग बहुत कम होती है, तो वो टाइम उसके हिसाब से आप हर चीज एडजस्ट कर सकते हो और बड़ी अच्छी वो जुताई करती है। और बेड प्लांटेड, फ्लैट पे नहीं चलेगी, आपको बिजाई बेडों पे करनी पड़ेगी। और इसके बाद मैं इस चर्चा में अपना नंबर शेयर करूंगा, तो आपको मैं वीडियो भेजूंगा, वीडियो देखना। वो मशीन किसी भी क्रॉप में आप चला सकते हो, जब तक क्रॉप की हाइट थोड़ी 2 फीट से नीचे नीचे है। आप सोयाबीन हो, आप सोयाबीन में और अच्छी चलेगी, सोयाबीन में भी चलेगी, मूंगी में भी चलेगी। है कुछ नहीं, बेड प्लांटर के बीच में हमने टाइन्स लगाई हैं, वो टाइन्स एडजस्टेबल है, क्रॉप की रो स्पेसिंग के हिसाब से वो कर सकते हैं आप। तो वो बड़ी अच्छी मशीन है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उसकी फोटोग्राफ जो भी है। आप किसी भी मैन्युफैक्चरर को किसी भी पैसा नहीं खर्चना हमने ज्यादा, कोई भी जो पुराना बेड प्लांटर कहीं से मिलेगा उस पे आप उसको कर सकते हो, बहुत कम खर्चे में कर सकते हो। और हमने इसकी अग्रोनॉमी पे भी काम शुरू किया है, जो 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 खरपतवार का, जैसे जो गोभी सरसों की फसल है, मस्टर्ड की फसल है हमारी, उसमें क्या होता था अभी, वो हम 1.5 फुट पे बीजते थे, तो उसमें गुड़ाई की प्रॉब्लम आती थी। हमने उसको 2.25 फुट पे बीजना शुरू किया, झाड़ उतना ही रहा क्योंकि लेकिन उसमें अब फिर हमारा पावर वीटर या पावर टिलर वो चल जाता है। और काफी हमने छोटे छोटे, वो आजकल छोटी कंपनियों के वो व्हील हैंड वो चलाते हैं हम। और मल्च बड़ा, खरपतवार के लिए मल्चिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसकी 2 प्रॉब्लम, वो मल्चिंग 3-4 तरीके से काम, एक तो जो पराली होती है उसकी समस्या, खरपतवार नहीं होते, टेम्परेचर ठीक रहता है, और वो गल सड़ के जो मल्च है हमारी, वो मिट्टी में भी रल जाती है। ठीक है, तो वो मैं आपसे डॉक्टर किशोर शेयर कर देता हूँ उसकी फोटोग्राफ्स। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। मिस्टर गोदरा का क्वेश्चन है, गोदरा साहब बोलिए आप। हाँ जी। तो सदन को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि अमनदीप सिंह जो पंजाब से हैं, लुधियाना से, उनको पहले से धन्यवाद। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। और मैं मुख्य अतिथि से एक सवाल है, जो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं 2014 से, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। ठीक है और मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्य अतिथि, ये जो हम बगैर पानी, कम पानी पे, बेड पे, मल्चिंग के ऊपर जो हम धान की फसल ले सकते हैं क्या, और कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं, बताने का कष्ट करें। हाँ जी, हाँ जी, गोपाल जी हिसार से हैं। हिसार तो पंजाब में है। गोदरा साहब अपना अनम्यूट कर लीजिए, आप माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, दारा जी, बिल्कुल धान की जो हमने डायरेक्ट सीडेड राइस है, जो सीधी बुआई जिसको हम बोलते हैं धान की, वो हमने बेडों पे भी सिफारिश कर दी है पीएयू ने। वैरायटी PR 126, आपने वैरायटी का पूछा। अगर आप कम पानी के साथ धान की बुआई करना चाहते हो तो ओनली वन वर्ड आंसर, PR 126, PR 126 वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी, आप उस वैरायटी से स्टार्ट कीजिए। मल्चिंग पे कोई काम नहीं हुआ अभी, आप मल्च डाल सकते हो, लेकिन कम पानी में हमारा काम चल रहा है। वो हमने एक, उसको बोलते हैं पंजाबी में तर बत्तर डायरेक्ट सीडेड राइस, तर बत्तर। थोड़ा गीला में बीजना होता है, मतलब एक तो बत्तर होता है, एक थोड़ा गीला बत्तर हो, उसमें बीजना, उसके बाद उसको 21 दिन हम पानी नहीं लगाते, बहुत कम पानी के साथ वो धान हो जाता है। लेकिन इसमें एक ही बात का ख्याल रखना है, वैरायटी जो लगानी है वो 126 लगानी, और वैरायटी अभी ना रिस्क लेना, कम ड्यूरेशन वाली वैरायटी है, 115 120 दिनों में पक जाती है, तो उस वैरायटी को आप जरूर कीजिए। और आप बीज सकते हैं, बिल्कुल बेडों पे बीज सकते हैं, 20 सेंटीमीटर के साथ ड्रिल्स भी बन गई हैं आप। मणिपाल जी ठीक है, और कुछ इस डिटेल इसकी। तो मुख्य जी, मैं ये पूछता हूँ, जो अपने जो खाने में भी काम है क्या, ये खाने लायक है या हार में? हाँ है, क्वालिटी अच्छी है, कोई मुश्किल नहीं आ रही। ठीक है, धन्यवाद। पंजाब में बहुत आप न... हाँ, धन्यवाद डॉक्टर सिद्धू। अब मैं एक क्वेश्चन और ओंकार पूछ रहे हैं, ओंकारनाथ प्लीज। ओंकारनाथ जी ने हाथ खड़ा किया है।
अपने को अनम्यूट कीजिए और जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार। बोलिए। जी नमस्कार नमस्कार। सर मैं नमस्कार। ओंकार नाथ पलामू झारखंड से हूँ। और सर मेरा बागवानी की खेती है, केला और संतरा का। सर इसमें दो केला और संतरा इसमें दूरी पर 5-6 फीट की दूरी पर लगता है। तो बीच में जो खरपतवार आ जाता है, इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? जी कितनी आपकी स्पेसिंग कितनी बोली है आपने, रो टू रो? कितनी दूरी जी पे लगा? अभी करीब केला में करीब जी केला करीब 8 से 10 फीट की दूरी पर है। ओके। और संतरा है 16 फीट की दूरी, संतरा 16 फीट की दूरी पर। उस बीच में कुछ नहीं लगाते आप, और उनको खाली पड़ा रहता है वो? नहीं अभी कुछ नहीं लगा रहा, क्योंकि अब ट्रैक्टर बड़ा वाला गाड़ी घूम नहीं पा रहा है, तो छोटा वाला नहीं, मेरे पास उस तरह कुछ की व्यवस्था है नहीं है। हाँ, नहीं तो कौन सा मशीन हम छोटा में ले? मशीन, जी छोटी मशीनें काफी आजकल आ गई हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा अभी आप इतना खर्चा करो। कोशिश ये करो भी, अगर उसकी किसी तरह से करके वहां पे आप दालों वाली फसलें लगाओ। दालों वाली फसलें हैं ना, गर्मियों में हम मूंगी लगाते हैं, माह लगाते हैं। उससे आपको 2-3 फायदे होंगे। एक तो खरपतवार नहीं होगा, दूसरा एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, तीसरा ये दालों वाली फसलों की जो जड़ें हैं ये मिट्टी को अच्छा करती हैं। आपकी केले की और संतरे की जो फसलें आपने उनको भी ये न्यूट्रिशन देंगी। ठीक है, तो क्योंकि एरिया ज्यादा है, अगर एरिया कम होता तो मैं आपको बोल सकता था पावर वीडर आता है, एक छोटा सा रोटावेटर आता है जिसको आप हाथ से चला सकते हैं। वो मशीन कोई तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक की मशीन है वो। लेकिन वो खर्चा करना, जब तक आप कमर्शियल नहीं होते, इतना खर्चा मैं आपको नहीं करूंगा। वो मशीन आप बीच में चला सकते हैं, आप मल्च डाल सकते हैं। कुछ नहीं है, आसपास कहीं गन्ना लगा होगा, जहाँ कोई भी वेस्ट, एग्रीकल्चर का वेस्ट हो, गन्ने का हो, धान का हो, उसको बीच में बिछा दो। उससे उससे क्या होगा, एक तो खरपतवार नहीं होगा, एक आपकी मिट्टी अच्छी होगी। जमीन को खाली नहीं रखना, नंगा नहीं रखना जमीन को। आप पराली डालो, कुछ डालो। ये मशीन जो पावर बीडर है कौन सा कंपनी का लेना चाहिए? क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओंकारनाथ जी, पहले अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ, आप बोलिए। जी सर। हाँ सर, करेंगे सर। एफपीओ क्रिएशन किए हैं सर, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि सर पावर बीडर मेरा कंबाइंड रूप से सभी किसानों के लिए हो जाए। तो कौन सा कंपनी का पावर बीडर लेना सही रहेगा? और एक तो होता है सेंट्रल रोटरी वाला रहता है, बैक साइड वाला रहता है, दोनों में कौन बेहतर होगा? किसमें से रोटरी वाला जैसे अच्छा पावर होगा? बीडर एक तो, हाँ एक तो पावर बीडर आगे से उसका जो अथी चलता है, हाँ, व्हील चलता है, और एक पीछे बैक साइड से रहता है। तो कौन, हाँ, दोनों में कौन सा बेहतर है? वो आप ही देखिए। आपकी अगर आपकी जगह थोड़ी सी ज्यादा है तो जो पीछे बैठने वाला है वो बेहतर रहेगा। जो छोटा है वो हम सब्जियों के लिए बोलते हैं, जहाँ पे एरिया कम होता है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो एरिया ज्यादा है, तो जो इसमें पीछे बैठते हो ना, आप पीछे बैठ के चलता वो लीजिए, जिसकी कम से कम 2 फीट उसकी चौड़ाई हो, ताकि आप ज्यादा एरिया कवर कर सके। और आप एफपीओ की बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छा काम किया। एफपीओ क्रिएट, फिर आप सर इसमें और क्या सकते हैं केले और संतरे? है जी। इसमें दोबारा बोलिए ओंकार जी, आपकी सुना नहीं मेरे को, आपकी क्लियर नहीं हो। हाँ, हाँ सर इसमें हम पूछना चाह रहे हैं सर कि कौन सा फसल ले सकते हैं बीच में? दलहन के अलावे दलहन में कौन सा फसल ले लें? और दूसरा और कौन सा फसल ले सकते हैं? गर्मियों में आप मूंगी लो, मूंगी और माह, अरहर भी ले सकते हो। ठीक है, जमीन कैसी है आपकी, मिट्टी कैसी है? ओ दोमट वाली है, बालू वाली है। हाँ, तो पहले आप अपनी मिट्टी टेस्ट करवाइए। ठीक है, जी देखिए भी उसमें कितने तत्व हैं या क्या है, वो रिपोर्ट आप मेरे साथ शेयर कर लेना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा यहाँ पे। तो जो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, गर्मियों में आप मूंगी, माह, अरहर ले सकते हैं, दालों वाली फसलें। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो वहाँ पे अपने जो छोले बोलते हैं, ग्रैम, चने की फसल ले सकते हैं। हाँ, चना ले सकते हो। चना, बस देखना ये है भी, जैसे इन फसलों को अगर पानी ज्यादा चाहिए, केले वगैरह को, तो पानी का देखना पड़ेगा। आप एक बट बना देंगे, एक तो जो बीच वाली, क्योंकि कई बार क्या होता है, उनको ज्यादा पानी लगना, इसको कम लगना, ज्यादा पानी से ये खराब हो जाएगा। जो ये सभी चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप मिट्टी टेस्ट करवाइए। ठीक है, इस वक्त जब मिट्टी मैं नंबर शेयर करूंगा, मेरे से फोन पे बात कर लेना, मैं आपको पूरा मतलब डिटेल में बता दूंगा भी आप क्या क्या कर सकते हो। सर इसमें सर इसमें बोलते हैं कि हल्दी आदि ज्यादा बेहतर पैदा होता है बीच में। हल्दी बहुत अच्छी फसल है। हल्दी इज वेरी गुड ऑप्शन। हल्दी है जो, वो एक तो साल की फसल है, एक वो जैविक के होती है। लेकिन मेरे को ये देखना पड़ेगा भी
वो इनके बीच में हो जाएगी। केला लगाया है ना आपने? जी 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 हाँ, जी ये मैं भी कंफर्म कर लूंगा। अगर हल्दी केले के बीच में हो सकती है तो हल्दी भी लगा सकते हो आप, अच्छी ऑप्शन है। हल्दी में फिर आप जैसे एफपीओ बनाया, फिर हल्दी को मार्केट में नहीं बेचना, उसकी प्रोसेसिंग करना फिर आप। जी 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 उसकी प्रोसेसिंग करना हल्दी की। और हमारे पंजाब में काफ़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो हल्दी खुद उगा के उसकी प्रोसेसिंग करके पाउडर बना के बेच रहे हैं, और काफ़ी डिमांड है इसकी, हल्दी की, ऑर्गेनिक हल्दी की। जी 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 ठीक है, तो आप वो लीजिए, रोटावेटर लीजिए, बीच में फसलें लगाना शुरू कीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने नंबर देना ही है, आप मेरे को फ़ोन कर देना, रेफरेंस दे देना आप, कोई बात जी जी जी। नहीं। हाँ जी। सर एक एक समस्या और है सर, एक हाँ समस्या और है। हाँ जी। मेरा केला में जो सर सूखने का बीमारी हो रहा है, केला का पौधा पूरा पूरा सूख जा रहा है, ऊपर पत्ता से सूखना शुरू हो रहा है। और केले का मैं ऐसा जी बताऊं, केला में एक्चुअली पंजाब की फसल नहीं है, तो हम इस पे काम नहीं करते। लेकिन मैं पूछ के, हमारे जो साथी वैज्ञानिक इस पे काम करते हैं, डेफिनेटली मैं पूछ लूंगा या आपको नंबर दे दूंगा, तो आपका हल मतलब सोल्यूशन विल बी देयर। ये लेकिन सूखने मेरे को का केला सूख जाता है, अच्छा केला। जी जी, सूखने का बीमारी सर करीब करीब सब तरह के पौधे में हो जा रहे हैं। मुझे संतरा लग रहा है, संतरा का पौधा भी उसमें मेरे को सूखने लग का रहा है समस्या आप हो रहा अपनी है। मिट्टी टेस्ट करवाइए मेरे को। जो आपने, हमारे भी जहाँ बाग होते हैं, उसका ना जो सैंपल लेना है मिट्टी का, आप नीचे तक लेना है, 1.5 फुट तक। जी मतलब जी एक तो हम ऊपर से लेते हैं, इसको आप थोड़े 3-4 सैंपल लेना है, एक पहले आधे फुट से, फिर अगले आधे फुट से, फिर अगले आधे। वो सैंपल जरूर नहीं ले, आपके कृषि विज्ञान केंद्र होगा आपके जिला में, तो वो जी जी। वहां पे आप मिट्टी का सैंपल जरूर टेस्ट करवाइए। फिर सर उसके सैंपल से तो सर न्यूट्रिएंट पता चलेगा ना सर, नहीं इसमें नहीं नहीं अगर नहीं, न्यूट्रिएंट नहीं पता चलता, और ये भी पता चलेगा भी आपके बूटे क्यों सूख रहे हैं। ओंकारनाथ जी, जो डॉक्टर सिद्धू बता रहे हैं, जो जहाँ भी हम ऑर्चर्ड्स लगाते हैं, जैसे आपने केला लगाया, संतरा लगाया, उसकी जो सॉयल की जो मिट्टी है, मिट्टी की टेस्टिंग सॉइल प्रोफाइल के तौर पे की जाती है, वो बिल्कुल अलग है जो बाकी। और उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं, सब कुछ पता लगता है भाई नीचे से वो क्या समस्या है, पत्थर आ गए या कुछ और है, जिससे कि आपकी जड़ें पौधों की आगे तक नहीं बढ़ पा रही हैं। वो सारी समस्याओं का समाधान आपको सॉइल प्रोफाइल के टेस्टिंग से बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ओंकार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। अब मिस्टर विनय धन्यवाद। कुमार, हाँ विनय जी बताइए आपका क्या प्रश्न है। ओंकार जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी 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 हाँ हेलो। बोलिए जी विनय जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। अब मैं अभी आपका सुन रहा था, मैं एग्रीकल्चर विभाग में हूँ यूपी में। हाँ ये जी। हाँ जो जो जैविक खेती का कर रहे हैं, जो भी किसान कर रहे हैं, उनकी समस्या जो सारी समस्या है बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड। और जब वो किसान शुरुआत करता है तो वहीं फंस जाता है। जब उसके इंसेक्ट आता है तब वो रोकने के पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती है, या डिजीज आती है तब वो फंस जाता है, तभी उसका प्रोडक्शन डाउन होता है। और मैंने अपने यहाँ जो देखा है, जो आईपीएम की जो टेक्निक्स हैं, जैसे लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, स्टिकी स्ट्रिप है, नीम आयल है, ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया है, इनको अगर सही तरीके से अप्लाई करे किसान तो उसका प्रोडक्शन भी डाउन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है, जो हम केमिकल के प्रभाव से, हम सारी चीज़ हम इसीलिए बचना चाहते हैं कि मैं कैसे केमिकल से बचूं। और वो सब बिल्कुल सडन जो डाउन हो जाता है। खास करके जैसे अभी धान की आप बात कर रहे थे, अगर गंधी आया, अभी का उसने किसान कहता है हापर आ गया या स्टेम बोरर आ गया, उसके पास आप जो जैविक तरीके से कंट्रोल करना उसको पता नहीं चलता। जब उसके में अटैक हो जाता तब वो जाता है, और तब उसके पास केमिकल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वो चाहे जो वो अपनी फसल बचाने में लग जाता है। तो इन चीज़ों का कहीं लोग, जैसे चाहे मैं देख रहा हूँ यहाँ भी जैविक माँ हो चाहे उसमें हो, कहीं यूज नहीं हो रहा है और किसान वहीं फंसा है। हमको कैसे मैं पीडीसाइड से कैसे बचूं, मैं इंसेक्टिसाइड से कैसे बचूं, मैं फंजीसाइड से कैसे बचूं। और जो क्वालिटी की अभी बात करें, जैसे किसान जो अपना टेस्ट कराते हैं, मैं देखा हूँ अगर आप इनको ना डालें तो उसकी जो कीपिंग क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है, उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, सारी चीज़ अपने आप इम्प्रूव। कोई सर्टिफिकेशन आदमी खाने पता चल जाता है कि मेरा खाना, उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घट जाती है। इसकी मैं देख रहा हूँ कहीं कोई आदमी नहीं बात करता। जैविक में जैसे है सब चीज़ें, वो सब चीज़ बताएंगे उसको यूज करो, मगर इनकी बात कहीं नहीं करते हैं। और सबसे बढ़िया हाल है, आप तो हैं साइंटिस्ट हैं, आप देखिए फेरोमोन ट्रैप कितना बढ़िया स्टेम बोल लिए काम करता है, लाइट ट्रैप काम करता है, कोई सेंसर बेस्ड। मैं अपने यहाँ किसान, और सब्जी में कहीं कोई बात नहीं, जैसे मैं इतनी सुन रहा हूँ, सारी समस्या तो सब्जी और फल में है, जो सीधे हम लोग उसको खा रहे हैं। अगर जो चाहे जो सलाद के रूप में मैं खाता हूँ, टमाटर खा रहा हूँ, हरा मिर्च खा रहा हूँ, ये जो चीज़ें खा रहे हैं उनमें तो सीधे सीधे वो आदमी आज डाला दवा, सुबह बेच दिया जाके, और हम लोग सीधे खा गए। इस पे कहीं कोई बात नहीं हो रही। और सब बढ़िया सिंपल टेक्निक है
कि जो ये चीजें, ये लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, स्टिक स्ट्रिप, नीम ऑयल, ट्राइकोडर्मा विवेरिया, इनको अगर यूज करें तो इसमें कोई हमें नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी समस्या है, और खाने वाले भी अच्छा और जो प्रोडक्शन करने के लिए भी अच्छा, और सिंपल टेक्निक, इनका प्रचार अगर साथ में हो जाए तो मैं कह रहा हूँ बहुत आसान हो जाए किसान के। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विनय जी, आप मेरा ख्याल है डॉक्टर सिद्धू, इन्होंने अपने प्रश्न का जवाब तो खुद ही दे दिया है। इन्होंने स्क्रीन शेयर किया, अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। अवेयरनेस की जरूरत है विनय जी, जी। अवेयरनेस चाहिए, और एक प्रिवेंटिव स्प्रे, प्रोफिलैक्टिक स्प्रे। जी। ऑर्गेनिक में अगर हम ये एक्सपेक्ट करें भी इंसेक्ट आ गया उसके बाद स्प्रे करेंगे वो उसको, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमारा काम इंसेक्ट पेस्ट को मारना नहीं है, भगाने का काम है। हमें पहले तो केमिकल जो होता है ना, सोचने का तरीका भी ऑर्गेनिक करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज इन द माइंड। अगर सोचने का तरीका ऑर्गेनिक करेंगे तभी हम ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं। केमिकल के साथ कंपेयर ही नहीं करना, हम अपने आप को केमिकल के साथ कंपेयर ही नहीं करते कभी भी, क्योंकि अगर हम केमिकल के साथ कंपेयर करेंगे तो किसान तो भाई उसी दिन छोड़ देगा, मैं नहीं जैविक खेती करूंगा, ठीक है। तो प्रोफिलैक्टिक स्प्रे, जब पता है नीम के स्प्रे हैं भी, अब सीजन आने लग पड़ा, अब स्टेम बोरर आएगा, जब ये कीड़ा आएगा, जब एफिड आएगा, 2-3 स्प्रे हफ्ते के फर्क पे नीम के पहले ही शुरू कर दो। अगर आप पहले स्प्रे शुरू कर दोगे तो ये बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे भी इंसेक्ट खेत में आ गया, पूरा हमला हो गया और अब करेंगे, तो तब मुश्किल हो जाती है। अवेयरनेस चाहिए, फार्मर्स को जागरूकता की जरूरत है। बाकी आपने जो बातें की, बहुत मतलब इन चीजों को प्रोपेगेट करने की जरूरत है। मैं कराया हूँ डॉक्टर, 1 मिनट, मैं अपने यहाँ कराया था, सब्जी में करवाया था किसानों के यहाँ, कुछ सिलेक्टेड किसानों के यहाँ, और वहाँ जो धान लगाया था मैं लाइट ट्रैप लगवा दिया था। और ये फेरोमोन ट्रैप मैं बताऊं, वहाँ अटैक बिल्कुल नहीं है, 0%। तो मैंने कह रहा हूँ मगर 90% नहीं हुआ अटैक। मैं स्टेम बोरर आया 90% तो बहुत अच्छा है, 90% तो केमिकल के साथ भी नहीं आता। अगर लाइट तो आप देखें इसको, मैं बहुत अच्छी बात है। उनको थोड़ा अपने डिपार्टमेंट में उनको ट्राई पे उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए कहीं पे, क्योंकि वो बनाने तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। उनकी अगर प्रोडक्शन आप बना के फार्मर्स को दे सकते हैं, तो जो लगाएंगे फार्मर्स उसमें कोई बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है ट्रैप्स वाला, काफी कामयाब तरीका है। हाँ जी। और किसी और का? हाँ, विनय सिंह जी, आप बोलिए। आदरणीय सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी को से मेरा विषय है कि देश के अंदर सभी ग्रामों में 2 प्रकार या 3 प्रकार की मिट्टी होती है। उस मिट्टी में कोई मिट्टी तो ज़्यादा खरपतवार उगाती है और कोई मिट्टी में कम खरपतवार पैदा होता है। हाँ जी। और कौन कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा भी विषय थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप तो ठीक रहेगा। खरपतवार तो देखो हर फसल में अलग अलग होता है, और फसल के हिसाब से खरपतवार भी अलग होगा, मिट्टी के हिसाब से भी कम होगा। कौन सी फसलें आप लगा रहे हो तो वो तो होगा, अलग होगा, हर फसल में अलग होगा, हर मिट्टी में अलग होगा। इवन अगर हम पंजाब की बात करते हो तो जब एक डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके दूसरे में जाते हैं तो जो वीड फ्लोरा है हमारा अलग, वो चेंज हो जाता है। जैसे कई एरियो में वीट में, गेहूं में और नदीन होते हैं, कहीं में और नदीन होते हैं। तो केमिकल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि केमिकल में तो वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। कंट्रोल तो इनको करना है बने जी। खरपतवार अगर फसल में रहेंगे तो वो फसल का झाड़ कम करेंगे। तो जो खरपतवार है उसको काबू करना जरूरी है ऑर्गेनिक तरीके से। उसमें सबसे ज्यादा मल्चिंग है। हमें नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती भी यही बोलती है भी हमने किसी भी फसल में जमीन को नंगा नहीं रखना, मिट्टी को ढक के रखो, मल्च से ढक के रखो, जोने की पराली से ढक के रखो, और कोई आपके पास गन्ने की ड्रेस है उससे रखो, उससे खरपतवार काफी कम हो जाते हैं। कुछ और तरीके हैं, हर फसल के हिसाब से तरीका अलग होता है। कई फसलों में क्या होता है विनय सिंह जी, अगर आप फसल की बिजाई का समा थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं तो खरपतवार कम आते हैं। जैसे मैं गेहूं की बात करूंगा, अगर हम गेहूं को पंजाब में थोड़ा अर्ली बीज लें, जल्दी बीज लें, तो उसमें जो गुल्ली डंडा आता है वो कम आता है, क्योंकि उसका अभी टाइम नहीं हो सकता उसकी, क्योंकि जो खरपतवार है इनके बीज भी मिट्टी में पड़े होते हैं, उनको जमने के लिए, जर्मिनेशन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। जब आप छोड़ देते हो फसल को, थोड़ा पहले बीज लिया या थोड़ा लेट बीज लिया, तो
ऐसी कुछ बातें करके, जब मिट्टी में एक क्या करते हैं, सूखी बिजाई करते हैं, जब जमीन सूखी होती है तो खरपतवार कम होते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिक में हम डिफरेंट तरीके, बिजाई का टाइम कर लेते हैं, मल्च यूज कर लेते हैं, थोड़े बहुत नदीन अगर बच जाते हैं तो वो हाथ से भी निकालने पड़ते हैं। और एक सबसे जरूरी चीज ऑर्गेनिक में, उनका बीज नहीं बनने देना। जब फसल पक जाती है, कई बार पकी हुई फसल में हमें नदीन दिखते हैं खरपतवार, तो हम बोलते हैं अब तो फसल का कोई नुकसान नहीं करेंगे, नहीं करते, लेकिन उनका बीज बन के वहीं पे गिर जाता है। तो ये बहुत जरूरी है भी उनका बीज ना बने। जो खड़े बूटे हमें दिखते हैं खेत में, उनको हाथ से निकाल के उनका बीज मैच्योर ना होने दे। उससे क्या होता है, साल दर साल इनका सीड नहीं बनता, वो कम होती जाती है इनकी संख्या आने वाले साल। हाँ जी। हाँ, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब और कोई प्रश्न शायद। हाँ, रमेश जी बताइए, आप पहले पूछ चुके हैं, फिर भी चलो बताइए। मैंने कुछ किसानों से चर्चा की थी और उनसे कुछ प्रश्न थे, मैं वो पूछना चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न था सर, ये बीपीएच का निदान कैसे करें? नहीं, बीपीएच नीम ऑयल बड़ा अच्छा काम करता है जी। नीम के जो नीम ऑयल है, जहाँ जो नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है हमारे पास, इकोटिन आता है। तो अगर इसका इंसिडेंस आने से पहले आप इसके 2-3 स्प्रे नीम ऑयल के कर दें, तो उसके तो जी। बीपीएच काफी कंट्रोल हो जाता है ऑर्गेनिक तरीके से। नीम जी। अभी तक हमारे पास ऑर्गेनिक में नीम की ही ऑप्शन है। नीम, लेकिन ये मैं आपको कहूंगा अगर टाइम पे स्प्रे हो जाता तो कंट्रोल कर लेता। सर दूसरा प्रश्न ये था, धान की बालियां पूर्ण नहीं पकती है। वो पूर्ण नहीं पकती, उसकी मेरे को जो लगता है, या तो मेरे को एक फोटो भेजना, उसमें आपकी वैरायटी की प्रॉब्लम हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि धान ऐसी फसल है जिसमें बल्लियां पूरी पकती हैं, कभी बल्लियां पकने की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर वो नहीं पक रही तो मैं उनसे ये कोशिश करूंगा अगले साल अपना सीड रिप्लेस करें, जो किस्म बीज रहे हैं वो बदलें। उसमें मेरे को किस्म की ही समस्या लगती, और कोई समस्या नहीं आ सकती, सीड चेंज कर लें। हाँ जी। जी सर, एक और प्रश्न है, पकने के बाद जड़ से सूख जाती है एकदम से। वो जड़ से सूखती है, वो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि जड़ से सूख जाती है ये, जहाँ तो जड़ में हमारे सियोंक आ जाती है, उसकी वजह से सूखती है। वो नेमेटोड्स भी आ जाते हैं, वो भी जड़ों में लगते हैं, क्योंकि अगर जड़ सूखती है तो वो, मैं आपको इसमें ये निवेदन करूंगा भी, आपके पास का जो कृषि विज्ञान केंद्र है, आप बूटा लेके 2-3 बूटे लेके उनको एक बार दिखा दें, क्योंकि फिर अच्छी तरह से पता चल जाएगा भी असली समस्या क्या है, क्यों सूख रहा है। सूखना वैसे धान में सियोंक की जो टर्माइट की प्रॉब्लम आती तो नहीं है, लेकिन आजकल जैसे आ जाती है कभी कभी, पंजाब में भी एक दो बार आई है, हमें केसेस मिले हैं ऐसे, तो आप किसी वैज्ञानिक को दिखाएं। सर ये नेक ब्लास्ट और शीत ब्लास्ट पर भी किसानों ने पूछा है सर। अब वो ऐसा है जी, ये वैसे तो अगर हम केमिकल की बात करो तो हमारे पास काफ़ी अच्छे केमिकल्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। अगर जैविक की बात करेंगे तो जैविक में तो नीम ही है हमारे पास हाल फिलहाल। तो नीम के बिना हम एक चीज ट्राई कर सकते हैं, जो लस्सी होती है ना, खट्टी लस्सी जी, जो 4-5 महीने पुरानी फर्मेंटेड बटर मिल्क, उसका स्प्रे 2-3 करके देखो उससे, क्योंकि ये फंगल डिजीज है जो आप बात कर रहे हो ना, शीत प्लाट की, ये फंगल है, और फंगल डिजीज के अगेंस्ट जो हमारी खट्टी लस्सी है वो काम करती है काफी। तो फर्मेंटेड बटर मिल्क बोलते हैं, छाछ बोलते हैं जिसको, वो दूसरी बाजार वाली छाछ नहीं जो घर में बनाते हैं वो वाली छाछ, वो काफी फंगल डिजीजन के अगेंस्ट वो काफी अच्छे रिजल्ट देती है। आप उसको 20% करना, यानी 100 लीटर पानी में 20 लीटर लस्सी डाल के तो 2 स्प्रे करना, हफ्ते के फर्क पड़ेगा। जी सर, जी सर। शीत ब्लाइट में एक और बोलता हूँ, किस्म का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को जो लगता है ना, फार्मर्स कई बार किसान भाई किस्म नहीं बदलते, कोई अच्छी किस्म बीजिए, उसमें ये बीमारी आएगी ही नहीं। जी सर, जी सर, जी सर, जी ओम सर, धन्यवाद सर। मैं नर्मदापुरम से मध्य प्रदेश से हूँ सर, और यहाँ कुछ किसानों से चर्चा करके ये प्रश्न लिखे। अब मैं आदरणीय शरद वर्मा जी का हैंड रेस है। हाँ जी, नहीं ठीक, बहुत अच्छी बात। पटेल साहब, तोलाराम जी पटेल, प्लीज बताइए आपकी समस्या क्या है। जी ओम, सदन को प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर साहब, मेरा एक निवेदन है आपसे। हमारे इधर मूंग की फसल है,
हाँ हरी जी, खाद उसी को मान सकते हैं क्या सर? बिल्कुल मान सकते हैं, बिल्कुल। उसकी फलियां तोड़ो आप, जी। मूंग की फसल है, उसकी फलियां जब वो पक जाएगी, फलियां तोड़ो, वो बेचो, जो बाकी क्या उसको बीच में आप मतलब मिट्टी के मिला दो, बहुत डॉक्टर अच्छी साहब हरी खाद है। प्लीज प्लीज, डॉक्टर साहब ये संभव नहीं है, हम लोग हार्वेस्टर से कटाते हैं। हाँ, फिर हार्वेस्टर से कटाते हो, फिर है तो ग्रीन मैन्योर, ठीक है। जी। हार्वेस्टर से आप उसको सुखाते कैसे हो फिर? ग्रामोफोन डालते हो? हार्वेस्टर नहीं, हार्वेस्टर से कटाने के बाद दाना अलग कर लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं, उसके बाद में इसमें हैरो चला देते हैं खेत में। नहीं, ठीक है। और जो जी। हार्वेस्टर से करते हो, दाने निकाल लेते हो, जो बचता है भूसा, उसका क्या करते हो? डॉक्टर साहब वो जो पड़ा रहता है ना खेत में पूरा, वो तो उसको हम हैरो से मिला देते नहीं, हैं। बिल्कुल, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो तो मिलाना चाहिए। मूँग की फसल है जी। बहुत, उसकी जड़ों को बीच में रहने देना चाहिए। बहुत अच्छी जी। है, क्योंकि हमारे पंजाब में एक और कल्चर चला है ना, मूँग बीज लेते हैं। जी। मूँग में ये प्रॉब्लम है, जी। बारिश वगैरह जल्दी आ गई तो मूँग की फसल खराब हो जाती है बारिश से। तो वो क्या करते नहीं हैं? सर, वो हमारे यहाँ एक बड़ी बड़ी खराब प्रथा चल गई है, वो जो टोटल वीडीसाइड है ना, वो डाल के हम लोग सुखा लेते हैं, मैं दूसरे दिन समझ गया, हैरो चलाते हैं। उसका हाँ। तुलाराम जी, उसका ना रेज़िड्यू यस आता सर। है। हमने पंजाब में वो बंद जी। कर दिया। वो जो आप करता है सुखा के हार्वेस्ट करते हो ना, वो जी बहुत डॉक्टर खतरनाक साहब, केमिकल है जो जिससे हम सुखाते हैं। ठीक है? आप मजबूरी हम लोगों की डॉक्टर नहीं, नहीं, साहब। एक-एक तजर्बा करना आप। ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो नमक होता है ना, आम घर में नमक यूज़ न- करते हैं। आप ना जी। सिर्फ़ थोड़े एरिये में ऐसे 2-4 जी। मरले में वो नमक का ओके। स्प्रे करके, नमक भी सुखाता है इसको। हम ऑर्गेनिक यस तरीका सर, यूज़ करते कितना नमक मिलाना डॉक्टर साहब, कितने पानी में? हैं। अभी-अभी मतलब हमने भी ये ट्रायल कंडक्ट नहीं ये किया। डॉक्टर साहब ने जो तुलाराम जी, जो डॉक्टर साहब ने ये आपको बताया नमक, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, हाँ, ठीक ये है अभी ना। हमने जी। हमने भी ये अच्छी तजर्बा कोई नहीं किया। रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है किसानों का भी और विज्ञानियों का हाँ, भी, किसानों तो को आप मिल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो जी। आप जी केमिकल हाँ, उसमें। इस्तेमाल कर रहे हैं वो सत्यानाश कर रहा है आपका भी, और आपकी फसल का भी, हाँ। और आपके खेत का भी। जी डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ, मैं हाँ, मगर इसलिए मजबूरी है मानते हमें। हो, पता है, फिर क्यों गलती करते हो, ठीक है ना। उसको आप बच्चों छोड़ डॉक्टर दीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज, एक निवेदन और है। हाँ, वो बोलिए। पाकिस्तान के आसिफ शरीफ है ना, उनने एक तकनीक निकाली है, हाँ PQN के, वो यार, आपके पंजाब में पाकिस्तान की बहुत बात पॉपुलर हो रही। पाकिस्तान में रहने दो, प्लीज। नहीं, वो अपना अपने योगाहार में भी पाँच छः। ये जो आप बात कर रहे हो, ये मेरे को पता है, मेरे भी संज्ञान में है इसको, लेकिन पाकिस्तान की बात पाकिस्तान में रहने दीजिए। आप उस नहीं चीज डॉक्टर को यहाँ साहब, पॉपुलराइज करने का प्रयास मत कीजिए, नहीं सर, ठीक है। पंजाब में कुछ किसान उसके लिए वो हो रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा कि नहीं, क्या नहीं, है नहीं, ये। आप उस प्रश्न को ही रहने दीजिए, जी। ठीक है। जी, थैंक यू सर। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, बहुत प्रश्न हो गए और आपने बहुत शानदार जवाब दिए हैं। ये तो कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि आपने देखा भी किसानों में कितनी जागरूकता है, और ये देखिए अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, एक स्टेट से नहीं है। तो ये बार बार प्रश्न आते रहेंगे। मैं चाहूंगा भी जिनके कुछ और प्रश्न रहेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा को भी हमने ध्यान में रखना है। लगभग 8 बज गए हैं, डॉक्टर साहब सुबह से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा अगर और कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। जी ओम सर, शरद जी का प्रश्न ले लीजिए सर, शरद जी का। चलो शरद जी बोलिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, शरद जी प्लीज। कोटि सदन को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, मुखी से मुझे 2-3 चीजें पूछनी है सर। एक तो सर, ये जो धान का टिल्ली जैसे जैसे कैसे हो, जैसे अगर उसमें महिला ग्रास्कर पद्धति से धान लगाते हैं, आपकी आवाज कट जो रही है धान थोड़ा, लगी या तो रहती है। माइक के पास हुई है अपने, दोबारा बोलिए। सर धान में ट्रिलिंग कैसे जाते हो, अच्छा। कुछ आप कैसे जाते हैं सर? आप जैविक तरीके से सर उगाते हैं नहीं या आ पाती केमिकल है तरीके से? सर। शरद जी, जैविक तरीके से। जैविक तरीके से। जी आप शरद जी एक काम करना, एक तो जी सर। हरी खाद जरूर करा करें धान से पहले, ठीक है। मूंगी लाएं, काउपी लगाएं, सन लगाएं, ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद, जी उसको जी वो जरूर करें। दूसरा बात है, जब 30-35 दिन का हो जाता है, जो टिलरिंग शुरू होती है, तो आप वर्मी वॉश का स्प्रे करें इस पे, वर्मी वॉश का। आपको पता है वर्मी वॉश क्या है? जी सर। हाँ, वर्मी वॉश का कर लें। जी सर। जी सर। काऊ यूरिन का कर सकते हैं। जहाँ आप जो हमारी गोबर की खाद होती है ना, फार्म यार्ड में, उसका एक्सट्रैक्ट तैयार कर सकते हैं, उसका पानी।
तो ये 2-3 स्प्रे आप तब करें जब टिलरिंग शुरू होती है, तो ये टिलरिंग क्रॉप में आपको फर्क नजर आएगा, ग्रोथ अच्छी होगी, टिलरिंग अच्छी है। ऑर्गेनिक में ये वर्मी वॉश करना है 10%, ठीक है जी। और काउ यूरिन करना है 50-50, आधा पानी आधा काउ यूरिन। और अगर आप फार्म यार्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो 2 हिस्से पानी 1 हिस्से वो, जितना पानी बरत रहे हो, तो वो आप जो रूढ़ी की खाद है, गोबर की खाद है, उसको रख के ना किसी 200 ड्रम में, किसी बोरी में डाल के 10-15 दिन पानी में भिगो के रखो। उसके बाद उसका निचोड़ निकालो और उसका स्प्रे करो, फर्क साफ नजर आएगा। जी सर मेरा एक क्वेश्चन ये था सर, हाँ जी, कि जो हम फॉगिंग मशीन से जो रस चूसक कीड़े मारते हैं, हाँ जी, तो वो जैविक में आएगा या केमिकल में आएगा सर? नहीं, उसमें डालते होंगे, कोई केमिकल डालते होंगे उसमें। फॉगिंग मशीन खुद थोड़ा नहीं सर, फॉगिंग मशीन में तो मिट्टी का तेल डलता है सर। वो इसमें मिट्टी के तेल से धुआं होता है सर फॉगिंग। मतलब ये ऐसा है, अगर मिट्टी का तेल है आप यूज करना कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑर्गेनिक के, जो रूल बुक है वो कहती है आप नहीं कर सकते, मिट्टी का तेल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू रूल्स इट इज नॉट अलाउड, ऑर्गेनिक में नहीं आता ये। पर हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ फार्मर कर लेते हैं अभी, केमिकल से तो अच्छा ही है, ठीक है ना। जी सर, हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी सर दूसरा ये कि जो धान में धान लगा रहता है बीज नीचे, हाँ, वो रोपाई करना, उससे ज्यादा पैदावार बढ़ेगी क्या सर? जो नीचे जैसे 7 दिन का नहीं, कोई पैदावार नहीं बढ़ती। वो करते हैं कुछ फार्मर, लेकिन हम उसको रिकमेंड नहीं करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मतलब जो हमारा पंजाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर, थैंक यू जी। मेरा ख्याल है कि काफ़ी प्रश्न हो गए और बहुत सही जवाब, जिसको कहते हैं स्टीक आंसर दिए हैं डॉक्टर सिद्धू ने। और मैं ये सबके साथ शेयर करना चाहूँगा भी, डॉक्टर सिद्धू के फादर और हम कुलीग रहे हैं। ये आप ये देखिए सेकंड जनरेशन कहाँ पहुँच रही है। तो इनके फादर और हम दोनों कुलीग काफ़ी, मेरे ख्याल लगभग 20 साल इकट्ठे रहे हैं। बहुत बढ़िया काम हम दोनों ने भी मिलके किया था। और अब आप देखिए सिद्धू अमन बहुत अच्छा चल रहे हैं। एंड मैं अगर ये कहूँ कि भी ये एक स्तंभ बन गए हैं इस समय ऑर्गेनिक के, PAU के, तो कोई गलत नहीं होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का बड़े शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि कल भी ये बहुत बिजी थे, मैं भी उस मीटिंग में था। एक PAU ने एक बना रखी है रिसर्च एंड एक्सटेंशन काउंसिल, उसमें भी काफ़ी बिजी रहे ये। वाइस चांसलर साहब वहाँ थे, मैं भी था। तो ये हर समय इज ऑलवेज ऑन दी टोज, अगर हम इंग्लिश में कहें भी, हर समय भागे फिर रहे हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम ऑर्गेनिक को 100% अडॉप्ट करें, ये बहुत बड़ा इनका एम है। और ये क्योंकि यंग भी हैं, मेहनती भी हैं, प्रयत्नशील भी हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। तो मैं डॉक्टर सिद्धू का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू सर, कि मेरे शॉर्ट बहुत नोटिस अच्छा लगा, बहुत इन्होंने अच्छा समय निकाला। नहीं बहुत अच्छा। सर मोबाइल नंबर दे दीजिए। हाँ, वो शेयर कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। मोबाइल नंबर मेरे से भी ले सकते हैं आप, कोई समस्या कोई बात नहीं, सर दे देंगे, कोई भी होगा, आई विल बी ऑलवेज देयर। कोई क्वेश्चन होंगे मेरे को आ जाएंगे, मैं सभी का जवाब दे दूंगा। इससे पहले कि हम आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन और था आप लोगों से, जैसे कि ऑर्गेनिक का ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें हम जो सभी फसलों में अपन उसका उपयोग कर दे और सभी फसल की क्रॉप अच्छी आ सके, ऐसा कोई प्रोडक्ट तैयार किया क्या आप लोगों ने? अभी चल रहा है, काम चल रहा है जी। ऐसे नहीं होता भी एक प्रोडक्ट सभी पे, लेकिन हम पतंजलि के प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो भी हम टेस्ट कर रहे हैं इनके। तो वो आने वाले 1-2 साल में हम काफी प्रोडक्ट देंगे आपको, वो अंडर टेस्टिंग है। ऑर्गेनिक के अच्छे प्रोडक्ट देंगे जो सभी फसलों पे यूज होंगे, झाड़ भी बढ़ाएंगे। तो क्योंकि ऑर्गेनिक में काम थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन अब हम कैचअप कर रहे हैं। अगले 1-2 साल में हम काफी कुछ लेके आएंगे, शुगर केन के लिए, धान के लिए, बासमती के लिए, वीट के लिए लेके आएंगे। लेकिन अभी के लिए जो मैंने बताया, वर्मी वॉश यूज करो, काउ यूरिन यूज करो, घर पे एक्सट्रैक्ट बनाओ उसका, गोबर की खाद का, ये चीजें ब्रह्मास्त्र का काम करती हैं, एक जरूर यूज करें। वर्मी कंपोस्ट डालें पहले पानी के साथ, ठीक है ना। तो ये विनय सिंह जी जैसे बता रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि ये देखिए एक जो सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि मापदंड है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का, चाहे वो PAU है या कोई और
खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी है, वो बिना टेस्ट किए आपको कुछ नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर बिना टेस्ट किए, क्योंकि पहले वो खुद देखते हैं भी मान लो कि कोई ऐसी चीज है जिसका भी नुकसान हो सकता है, तो किसान उसका नुकसान क्यों सहन करे। इसलिए वो प्रयास किया जाता है कि भी रिसर्च करने के बाद आप तक पहुंचा जाए, और वो एक बहुत बड़ा सही तरीका भी है। जितनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जितने ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बिना रिसर्च किए आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि ये काम ऐसे कर लीजिए। तो मैं इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगा कि पवन जी कुछ शब्द अपनी तरफ से, फिर मुनीलाल जी देखेंगे। तो डॉक्टर पवन जी प्लीज। मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सिद्धू ये हमारे CGM साहब हैं, सारे काम को चलाते हैं हाँ जी, और हाँ हम भी जी, इनकी देखरेख में काम करते हैं। तो हाँ जी। पवन जी प्लीज। थैंक यू डॉक्टर मेहता, धन्यवाद। और ये सब काम मिलजुल कर करने का है, परस्पर कोऑपरेशन से है। और ये जो कार्यक्रम है ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है। ये योगाहार का कार्यक्रम जो है ये हमने एक स्वैच्छिक इसका रूप लिया हुआ है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी बराबर हैं, सभी के पास क्षमता है, कुछ ना कुछ अनुभव है। हम एक दूसरे को अपने अनुभव बांटेंगे तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे की बात सुनेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़ेंगे। यही इस कार्यक्रम का ध्येय है। और इस कार्यक्रम के 748वें दिन 748th डे में डॉक्टर अमनदीप यहाँ पर आए, डॉक्टर मेहता ने उनको यहाँ पर लाए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत जो आपने अनुभव अपने शेयर किए और इस रास्ते पर जो जैविक कृषि के जो रास्ते पर हम चल पड़े हैं। और कुछ साल पहले तो ये इसके बारे में सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अब ये आप सेकंड जनरेशन वाले आप इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये न केवल प्रोडक्ट आएंगे बल्कि जो जहर मुक्त, विष मुक्त खेती का और प्रोडक्ट्स का जो सपना है, जो कि पतंजलि ने भी कई साल पहले देखा था स्वामी जी के द्वारा और आचार्य जी के द्वारा, वो पूर्ण रूप से साकार होगा। किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन हमारी भोजन में नहीं आए, विष मुक्त भोजन हमें मिले और हम स्वस्थ रहें इसकी वजह से। और ये जहाँ पर हम कई बार जब हम पंजाब के बारे में बातचीत करते हैं तो हमारे इस मीटिंग में भी इस योगाहार कार्यक्रम में भी बातचीत होती है कि पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है, तो इसको नेगेटिवली लिया जाता है, एक बड़ा नकारात्मक रूप से लिया जाता है पंजाब को। लेकिन इस नकारात्मकता को दूर करने पर आपका जो प्रयास है, इस प्रयास में आप लगे रहिए। जो भी हम सहयोग कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये जो धरती ग्रीन रेवोल्यूशन का हार्बिंजर हुआ करती थी कहा जाता है, अब वो पुनः उसको री डिस्कवर कह देंगे, रेजुवनेशन कह देंगे और उसको पुरानी उसी तरह से जो हमारी पुरानी धरती की स्थिति थी 1960 से पहले, उस तरफ आप ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह वर्ड ऑफ माउथ से भी बात फैले और लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं। लोग 15-20 फोन आप रोज अटेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई है और आपको शुभकामनाएं हैं। और हम सब लोग साथ मिलकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी और अन्य तरीके से भी जुड़ करके साथ मिलकर के करें, यही मुझे कहना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको आने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर मेहता फॉर दिस फैसिलिटेशन। धन्यवाद जी। मुनीलाल जी, ओवर टू मुनीलाल प्लीज। मुनीलाल जी सब काम देखते हैं हमारा डॉक्टर सिद्धू, तो उनके 2 शब्द सुनना चाहेंगे हम लोग। धन्यवाद आदरणीय। मैं सबसे धन्यवाद तो करूंगा आदरणीय हमारे आदरणीय पवन कुमार जी सर ने, आप उनके निवेदन पर आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता जी ने हमारे आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित किया। किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ और आज सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो खाद बनाने की बात बताई है, ये आज तक किसानों को पता नहीं थी। हम खाद बनाते थे और डालते थे और पूरा धूप में सूख जाता था खाद, और गर्मियों में खाद डालते थे, उसके पूरे पोषक तत्व खत्म हो जाते थे। आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय ने बहुत सारी बातें बताई हैं, परंतु ये बात बहुत महत्वपूर्ण बताई है। और हमारे महाराष्ट्र से, पंजाब से, झारखंड से, आसाम से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, विभिन्न राज्यों से हमारे किसान भाइयों ने सवाल किए, आपने जवाब दिए और हम सब सदन ने सुना। एक किसान का जवाब सारे किसानों का समाधान हो जाता है। और मैं चाहूंगा कि और भी समय पर जब भी हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब से, तो हमें इस योगा कार्यक्रम में इसी प्रकार का इसलिए आशीर्वाद बना रहे हैं। जब भी आप बुलाएंगे।
पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से पूरे देश भर में यह कार्यक्रम किसान जुड़ते हैं और हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक और किसानों का संवाद बहुत चल रहा है। आज हमारे मध्य प्रदेश में भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी एक गांव पहुंच रहे हैं बालाघाट में, जहां मधुमक्खी पालन का जो हुआ है, हमारे PURI से भी वहाँ ट्रेनर गए हैं। तो एक लगातार जो बात चल रही है कि जैविक और प्राकृतिक खेती की चर्चाएं अब चलने लगी है और इसी प्रकार का ये कार्यक्रम चलता रहता है कि किसानों का और वैज्ञानिकों का संवाद लगातार चल रहा है, जिससे निश्चित किसान लाभान्वित हो रहे हैं और बदलाव आ रहा है। आज के सदन में उपस्थित आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय का युवा हक परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित किया और उनका मार्गदर्शन दिलाया। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय विश्वजीत जी, आदरणीय गणेश सिंह आर जी, आदरणीय दिनेश जी सेम्बाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानंद जी, आदरणीय नीलकंठ सावड़े जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय मेहरपाल सिंह जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी और आदरणीय हमारे पवन कुमार सर जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, रघुवीर सिंह रावत जी, राहुल कुमार जी, रजत चौधरी जी, रामाधर जी, रमेश चंद मेहरा जी, रामकिशोर रघुवंशी जी, रवि आदित्य जी, शोभा सोनी जी और हमारे शुभरात जी और तुलाराम पटेल जी और उमाशंकर जी, वैशाली बहन जी और विनय कुमार जी सहित जो हमारे कई भाई बहन एक एक मोबाइल से कई किसान जुड़े होते हैं। हमारे योग साधक, योग शिक्षक योग कक्षा में यह कार्यक्रम सुनते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं चीफ गेस्ट महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे माताएं बहनें इस कार्यक्रम में रुचि रख रही हैं और अपने अपने योग क्लास में या आहार की चर्चा, प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा करने लगी हैं। किचन में सब्जियां जो है जैविक लगाने की बात करने लगी हैं, कैसे सब्जी हम लगाएं, यह महत्वपूर्ण चर्चा होने लगी। जब बहनें आगे आ जाती हैं, युवा बच्चे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों में भी यह चर्चा होने लगी है। यह आप सबके सहयोग से, सहभागिता से यह हम कर पा रहे हैं। तो मैं पुनः सदन को प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार का सहयोग बनाए रहें, ये अनवरत चलती रहे क्लास, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जो रोज प्रतिदिन अगर हम 1 घंटे जैविक और प्राकृतिक खेती की चर्चा करेंगे, सभी वर्ग से करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। सबको प्रणाम। ओम। सबका धन्यवाद। डॉक्टर सिद्धू, आपका खास करके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका सर, आपने मेरे को मौका दिया, बुलाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा प्रोग्राम पहली बार अटेंड किया। अक्सर हम फार्मर्स कैंप में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, किसान मेलाज में जाते हैं, लेकिन इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स एक्सपीरियंस एंड अच्छा लगा मेरे को सर ने किया, क्योंकि ये काम अकेला कोई भी नहीं करता, रल मिलके सभी साथ में करते हैं। सर की गाइडेंस है, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे इन्होंने काम किया, तो वो सभी केवीकेस को ये गाइड करते थे जब ये ZPD थे। तो इनके एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू कैनॉट परचेज एक्सपीरियंस, आप उसको अनुभव को खरीद नहीं सकते, वो आता है। तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सभी का एक बार फिर। सर मैं एक बार बताना चाहता हूँ, यहाँ पंजाब, अमेरिका, नेपाल और पाकिस्तान, कनाडा, विदेश से भी जो लोग आए हैं, जो अभी चर्चा कर रहे थे किसान भाई, अलग अलग, और सभी जो है उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, हम सबको अपने अपने स्तर से अपनी अपनी बात बताई। सारे अनुभव, रोज हम योग शिक्षक से जो योग करते हैं, वो नए योग शिक्षक से योग कराते हैं प्रतिदिन, ताकि उनका हम अनुभव सुन सकें। हर व्यक्ति में अपना अपना अनुभव होता है, तो हम सब रोज नए योग शिक्षक से और नए चीफ गेस्ट जैसे सभी का अनुभव लेते हैं। और आपका समय हो गया है, मैं प्रणाम करता हूँ डॉक्टर मेहता जी को, आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे, आप रोज जुड़िए, नया मंथन करेंगे, रोज एक नया रिसर्च करके निकालेंगे इस भारत भूमि के ऊपर। सबको नमस्कार, थैंक यू। ओम, सभी को ओम प्रणाम। ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।